ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर जो ब्लैंक है उसमें आपको वर्ब भरा जाना है, स्पेशली हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑप्शन दिया है इज, आर, वाज, वर। ये जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी कि करेक्शन ऑफ द सेंटेंस पार्ट 2 है। करेक्शन ऑफ द सेंटेंस पार्ट 1 इसके पहले की वीडियो है, अगर चाहें तो आप देख लें। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं होता है जिसमें यह क्वेश्चन न पूछा जाए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हैं, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ये डिपेंड है वो करेक्शन ऑफ द सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे जो सेंटेंस है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब को लगाया जाना है। अब जो वर्ब लगेगा ये इज लगेगा कि आर लगेगा कि वाज लगेगा कि वर लगेगा, इसी चीज़ को ध्यान देना है। अगर ये चीज़ आप समझेंगे तो ये समझेंगे कि वाज और वर नहीं लगेगा। वाज वर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट दिया गया है इस स्टेटमेंट में कोई भी पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है, यानी कि जो पास्ट टाइम को बताता हो। इसके पहले का एक वीडियो है जो आउट टेंस खेलें, अगर ऐसा वो वीडियो आप देखते हैं तो उसमें वर्ब प्रेजेंट का लगना चाहिए कि पास्ट का लगना चाहिए कि फ्यूचर का लगना चाहिए, ये बहुत क्लियरली आपको बताया गया है। यानी कि इसमें अगर पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है, जैसे यस्टरडे, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह का एडवर्ब नहीं है जो पास्ट को इंडिकेट करता हो, तो हम पास्ट टेंस का वर्ब प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आता है कि इज लगेगा कि आर लगेगा। यहाँ देखिए ट्रूथ है और ऑनेस्टी है, तो ये जो ट्रूथ है और ऑनेस्टी है एंड से जुड़ा हुआ है। तो जो एंड से जुड़ा हुआ है इसका मतलब एक सब्जेक्ट ये हुआ, एक सब्जेक्ट ये हुआ, यानी कि सब्जेक्ट तो एक ही है बट ये नाउन एक हुआ और एक नाउन ये हुआ, लेकिन दोनों नाउन मिल करके ट्रूथ एंड ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी और सच्चाई, तो ईमानदारी और सच्चाई दोनों एक क्वालिटी को बता रहा है। तो जब क्वालिटी को बता रहा है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर, और जब सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया, राइस एंड करी, राइस एंड करी। अब राइस क्या है, राइस आप कहोगे चावल है, करी क्या है, करी एक प्रकार का जो चावल से खाया जाता है। तो राइस एंड करी, अगर राइस की बात करें तो ये मटेरियल नाउन है, करी क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर यहाँ दो नाउन आते हैं लेकिन फिर भी जो इंडिकेट करते हैं वो सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करते हैं। सिंगुलर नाउन का मतलब राइस एंड करी क्या है, तो राइस एंड करी ये टाइप ऑफ फूड है, यानी कि भोजन है। तो भोजन क्या है, सिंगुलर है, तो राइस एंड करी भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर की आप बात करते हो कि ब्रेड एंड बटर, तो आप ब्रेड खाओगे एंड बटर खाओगे, तो ब्रेड एंड बटर अगर आप खाओगे तो केवल ब्रेड तो खाओगे नहीं, केवल बटर तो खाओगे नहीं। हालांकि ये दोनों मटेरियल नाउन हैं, लेकिन अगर दोनों मटेरियल नाउन को मिला करके एक थिंग को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ब्रेकफास्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि नाश्ते को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी सिंगुलर हुआ। यानी कि दो नाउन मिल करके किसी सिंगुलर वर्ड को डिनोट करते हों तो वह सिंगुलर माने जाएंगे। जैसे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, राइस एंड करी यानी कि एक प्रकार का भोजन चावल और करी। इसके अलावा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज यानी कि जल्दी सोना और जल्दी जागना, ये दोनों मिलकर के एक वर्ड को इंडिकेट करता है। पेन एंड इंक यानी कि लेखनी, ये दोनों मिलकर के एक को इंडिकेट करता है, इसलिए सिंगुलर है। ब्रेड एंड बटर यानी कि रोटी और बटर, ये दोनों मिलकर के एक थिंग को इंडिकेट करता है। हमर एंड सिकल, हमर एंड सिकल क्या है, हमर मतलब होता है हथौड़ा, सिकल मीन्स होता है हंसिया, लेकिन हमर एंड सिकल एक प्रकार का प्रतीक है। जैसे चिन्ह होता है, चुनाव चिन्ह वगैरह होते हैं,
या किसी देश का प्रतीक होता है, उसी प्रकार का हैमर एंड सिकल एक प्रकार का प्रतीक है, तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। स्लो एंड स्टीडी यानी कि धीरे धीरे और नियमित, यह एक फ्रेज है जो कंसिस्टेंसी को बताता है, तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा, स्लो एंड स्टीडी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये तो हो ही गया। हॉर्स एंड कैरिज, हॉर्स एंड कैरिज, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा और कैरिज माने होता है गाड़ी, तो हॉर्स और कैरिज अगर दोनों को मिलाओगे तो इसका मतलब एक संसाधन की बात कर रहे हो, तो सिंगुलर है। क्राउन एंड ग्लोरी सिंगुलर है। राइज एंड फॉल सिंगुलर है। कमिंग एंड गोइंग सिंगुलर है। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग सिंगुलर है। एज एंड एक्सपीरियंस सिंगुलर है। एग्स एंड बैकन यानी कि सुअर का मांस और अंडा, ये दोनों एक फूड हो जाएंगे मिल करके, तो ये सिंगुलर होगा। हम एंड एग्स, हम एंड एग्स मतलब होता है बकरे का कूल्हा और अंडा, तो ये दोनों मिलकर के फूड को बता रहे हैं, तो सिंगुलर होंगे। सम एंड सब्सटेंस, ये भी सिंगुलर होंगे। बैग एंड बैगेज, ये सिंगुलर होंगे। तो जितना आपको बताया गया है ये सब के सब सिंगुलर होंगे, जैसे पेन एंड इंक, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टीडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरीज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बैकन, हम एंड एग्स, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, ये सिंगुलर होंगे, यानी कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर दूसरा हम देखें, जैसे टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड की अगर हम बात करें, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, टाइम एंड टाइड, गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये सिंगुलर, दरअसल ये वास्तव में ये प्लूरल माने जाएंगे, क्योंकि गोल्ड दूसरी धातु है और सिल्वर दूसरी धातु है। ये दोनों मिलकर के गोल्ड और सिल्वर जो मटेरियल है, ये अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेज मटेरियल हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर, टाइम एंड टाइड, फायर एंड वाटर, इसमें मैं लिख दूँ फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, ये सब जो है ये तीनों ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। यानी कि अगर गोल्ड एंड सिल्वर रहता है यहाँ पर, टाइम एंड टाइड रहता है, फायर एंड वाटर रहता है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि आर का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हुआ। उसी तरह से द ज्यूरी नॉट स्टार्टेड द हियरिंग ऑफ द केस, ज्यूरी किसे कहा जाता है? ज्यूरी दरअसल होता है जो जजों का समूह होता है जो सुनवाई करता है किसी केस का। तो कभी कभी क्या होता है कि सिंगल बेंच तो होता है, सिंगल बेंच में केवल एक ही जज होता है, लेकिन जब डबल बेंच होता है या फिर उसके बाद ट्रिपल बेंच होता है, तो कई जज मिल करके, जब केस कोई बड़ी होती है तो कई जज मिल करके उसकी सुनवाई करते हैं। तो जजों के जो समूह होता है ना, उस समूह को हम ज्यूरी बोलते हैं। जैसे क्या होता है, जहाज़ जो चलाते हैं, तो जहाज़ जो चलाया जाता है केवल एक पायलट नहीं चलाता है, उसमें को पायलट भी होते हैं, दो या तीन या एक जो भी होते हैं। तो उन पायलट्स को, सभी पायलट्स को मिल करके क्रू कहा जाता है, क्रू, CREW। लेकिन चूँकि ये जो ज्यूरी है ये जजों का एक समूह है, समूह एक ही है, तो इसका मतलब ज्यूरी सिंगुलर हुआ। अब सिंगुलर हुआ तो हैज लगेगा कि हैव लगेगा कि हैड लगेगा कि नन। अब देखो नन पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। नन यहाँ पर जो वर्ब है ना वो स्टार्टेड है, यानी कि शुरू हो गए। तो शुरू होना ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो 100% इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना पड़ेगा, हैव, हैज, हैड, तीनों में से एक लगाना पड़ेगा। नन तो मतलब ये है कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। हेल्पिंग वर्ब रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब हैज रहेगा, हैव रहेगा कि हैड रहेगा? तो हैड भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इस सेंटेंस में आपने देखा है कि अभी मैं पहले में बताया हूँ, कोई भी पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है, यानी कि जो पास्ट टेंस को बताता हो,
इस तरह का कोई भी एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है। जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह का कोई भी एडवर्ब नहीं है। तो जब पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है तो हैड लगेगा नहीं। अब रह गया हैज और हैव। तो मैंने पहले भी बताया जो ज्यूरी है ये जजों का एक समूह है, यानी कि एक समूह है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग होगा यहाँ पर, हैज। अब इसके अलावा देखो कौन कौन से हैं, जैसे ज्यूरी यानी कि जजों का समूह, क्वायर, CHOIR, क्वायर मीन्स होता है भजन गाने वालों का समूह, काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल माने होता है समिति, जिसे हम बोर्ड कहते हैं। तो समिति क्या होता है, समिति में कई लोग होते हैं लेकिन समिति तो एक ही होता है, इसलिए सिंगुलर माना जाता है। क्राउड, क्राउड भीड़ है, भीड़ में बहुत से लोग हैं लेकिन भीड़ तो एक ही है, तो क्राउड सिंगुलर माना जाता है। हर्ड, हर्ड माने होता है पशुओं का झुंड, हालांकि झुंड का मतलब है कि पशु ज़्यादा हैं लेकिन झुंड तो एक ही है, तो हर्ड सिंगुलर हो गया। आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा को हम आर्केस्ट्रा ही कहेंगे जिसमें इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है और उसमें बहुत से लोग होते हैं लेकिन सभी लोगों को मिला के आर्केस्ट्रा बोला जाता है, इसलिए आर्केस्ट्रा सिंगुलर होगा। टीम, टीम में कई लोग रहते हैं लेकिन फिर भी एक मानी जाती है, इसलिए टीम सिंगुलर होगा। मॉब, MOB, मॉब मतलब होता है भीड़, भीड़ में बहुत से लोग रहते हैं लेकिन वो सिंगुलर माना जाता है। कम्युनिटी, जो समुदाय है, जैसे मान लो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब कम्युनिटी है, तो हिंदू तो बहुत हैं लेकिन हिंदू अगर कोई संबोधन करेगा तो हिंदू का मतलब सिंगुलर होगा। स्टाफ, कर्मचारी। फ्लीट, फ्लीट माने होता है बेड़ा, जैसे जहाज़ का बेड़ा, तो जहाज़ के बेड़े में तो बहुत लोग होते हैं लेकिन बेड़ा तो एक ही होता है, उसे फ्लीट कहा जाएगा। इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया मतलब होता है बुद्धिजीवी वर्ग, तो बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब जितने बुद्धिजीवी वर्ग होंगे उनका समूह जो होगा इंटेलिजेंसिया कहा जाएगा। यूनियन, यूनियन माने होता है समूह या समिति, उसको सिंगुलर माना जाएगा। क्लब, क्लब मतलब सभा होता है, भले क्लब में कई लोग रहें लेकिन क्लब मतलब सभा होता है, तो सभा का मतलब सिंगुलर हो जाएगा। अपोजिशन, अपोजिशन मतलब होता है विपक्ष, विपक्ष में भले कई लोग रहें लेकिन विपक्ष एक ही होगा, सिंगुलर माना जाएगा। फर्म, कोई फर्म है यानी कि कोई कंपनी है, तो कंपनी भले कई लोग हों लेकिन वो सिंगुलर माना जाएगा। फ्लॉक माने झुंड होता है, झुंड में बहुत से लोग होते हैं लेकिन झुंड तो एक ही होता है, तो ये सिंगुलर माना जाएगा। एक चीज़ और है कि जैसे अगर हम बात करें द ज्यूरी, जैसे एक सेंटेंस अगर होता है द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है और इसमें आपको वाज, वर, इज, आर दिया है तो यहाँ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। कैसे, यहाँ भी देखोगे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है ना वो प्लूरल यूज किया गया है, इसका मतलब द ज्यूरी जो है प्लूरल है। और ये भी चीज़ें हैं कि ज्यूरी अगर अपने मतों में यानी कि अपने ओपिनियन में अगर डिवाइड है, जैसे वो ज्यूरी का जो मेंबर हो करा कि इस बात को ऐसे होना चाहिए, ये करा इस बात को ऐसे होना चाहिए, वो करा ऐसी बात, इस बात को ऐसे होना चाहिए, तो जो ज्यूरी है ना, ज्यूरी का मतलब एक ग्रुप तो है लेकिन ग्रुप का एक सदस्य जो है डिवाइड है अपने ओपिनियन में, इसका मतलब अलग अलग मत है, तो ये प्लूरल का काम करेगा। तो इसको हम कैसे जानेंगे, इनके साथ पॉजेसिव जो एडजेक्टिव लगा होगा ना वो बताएगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये बात क्लियर हो गई। तीसरा देखते हैं मालदीव्स। जो मालदीव्स है नॉट पार्टिसिपेटेड यानी कि हिस्सेदारी नहीं किया इन क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप 8, अभी तक देखो एट का जो प्रयोग होता है ना वो खास करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट टेंस में भी कह सकते हो होता है, एट का प्रयोग प्रेजेंट में ही होता है। और वैसे भी इसमें पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है नहीं, एट है जो प्रेजेंट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, तो इसका मतलब पास्ट का कोई वर्ब नहीं लगेगा। और वर्ब लगेगा क्योंकि पार्टिसिपेटेड है, पार्टिसिपेटेड मतलब होता है, पार्टिसिपेट मतलब होता है हिस्सेदारी लेना, तो पार्टिसिपेटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब हैव, हैज, हैड में से एक लगेगा।
पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है बल्कि प्रेजेंट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, तो इसलिए हैव या हैज लगेगा। और मालदीव्स है, मालदीव्स का मतलब क्या, एक देश है, तो देश है तो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं ना जो कई टापुओं से मिल करके बने होते हैं, तो इसका मतलब मालदीव्स क्या है, एक टापू है ना। और टापू कौन सा है, ऐसा टापू है जिसमें कई टापू हैं, तो मालदीव्स का मतलब ये प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ हैव का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से जैसे मालदीव्स है उस प्रकार से कई ऐसे देश हैं जो देश का नाम तो इंडिकेट करते हैं बट ये प्लूरल हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़, मालदीव्स, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड, द बहमास, ग्रीनलैंड, फिजी, समोया, बहरीन, स्वीडन, ये सब ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, तो इनके साथ हैव लगेगा। अगर एक कंट्री के रूप में रहेगा तो सिंगुलर होगा। जैसे अगर ऐसे दे दिया जाए कि मालदीव्स इज ए कंट्री, अगर मालदीव को बताया जाए कि यह एक देश है, तो ऐसे में यह कंट्री जो है ना बता रहा कि एक देश है, इसलिए मालदीव के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर ये बताएगा नहीं कि यह एक देश है, तो मालदीव्स के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। फिर से एक बार देखते हैं, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे राइस एंड करी है, ब्रेड एंड बटर है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, टाइम एंड टाइड हो गया, फायर एंड वाटर हो गया, तो वो प्लूरल होंगे, बाकी सब सिंगुलर होंगे। ज्यूरी, अगर सभी लोग एक मत से कोई आर्डर पास करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर अपने में बटे हुए हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अगर एक मत से हैं तो सिंगुलर वर्ब का। मालदीव्स जैसे देश हैं, कई टापुओं का समूह है, अगर उसके लिए कोई प्रयोग होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, नहीं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। द रिच, और उसके बाद डैश दिया है डिसऑनेस्ट, यानी कि जो धनी होता है वो क्या होता है, बेईमान होता है। तो जो रिच होता है ना, दरअसल देखो रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले द लगाया जाता है ना, इसका मतलब उस पूरे एडजेक्टिव यानी कि पूरे उस धनी को इंडिकेट करता है। यानी कि ऐसे समझो, अगर हमने लिख दिया द पुअर, तो इसका मतलब जो ब्रह्मांड में इस पूरे धरती पर पूरी दुनिया में जितने गरीब हैं सबको इंडिकेट कर रहा है। अगर हमने कह दिया द लेम, यानी कि द लेम का मतलब जितने लंगड़े लोग हैं इस धरती पर सबकी बात हो रही है। यानी कि किसी एडजेक्टिव के पहले जब द लग जाता है तो वह एडजेक्टिव प्लूरल वर्ब का काम, प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि एज ए नाउन प्लूरल नाउन का काम करता है। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो इज लगेगा नहीं, आर लग सकता है, वाज लगेगा नहीं, बिकम्स, ये चूँकि रिच की ये नेचुरल क्वालिटी बता रहा है, बेईमान होते हैं, तो बिकम्स लगेगा नहीं, इसका मतलब आर लगेगा। द रिच आर डिसऑनेस्ट। यानी कि याद रखो, कभी भी किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया गया है और वो सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसका मतलब वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु नॉट गो टू स्कूल डेली, डेली हमने लिखा नहीं है, नॉट है तो नॉट एडवर्ब है, और नॉट ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अब हेल्पिंग वर्ब डज है, डू है, डिड है, नन है, तो नन का मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा नहीं, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, नन लगेगा नहीं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई लगना है, नॉट के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब डज की बात करते हैं, डू की बात करते हैं, डिड की बात करते हैं। तो जो हु है ना, ये सब्जेक्ट के रूप में है, और हु सिंगुलर भी होता है और हु प्लूरल भी होता है। यह डिपेंड करता है कि इसका एंटीसीडेंट क्या है, यानी कि इसका पूर्व पद क्या है, और पूर्व जो पद है वो है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि हु बताएगा कि इसमें से कौन है, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है कि विद्यार्थियों में से एक, तो विद्यार्थियों में से एक, ये यानी कि हु का एंटीसीडेंट, यानी कि हु का जो बन रहा है पूर्व पद वो बन रहा है वन, और वन क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से
डज नॉट का प्रयोग होगा यहाँ पर, डज नॉट का प्रयोग होगा, यानी कि ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु डज नॉट गो टू स्कूल डेली। क्लियर। अब देखो एप्पल्स एंड गुआवाज, यानी कि सेव और अमरूद, यानी कि एंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ एप्पल भी प्लूरल है और गुआवाज भी प्लूरल है, तो इसका मतलब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल वर्ब होगा, इज तो होगा नहीं, आर हो सकता है, वाज होगा नहीं, नन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, यानी कि एप्पल्स एंड गुआवाज आर माय फेवरेट फूड। नेक्स्ट है वन ऑफ द बॉयज इंटेलिजेंट, वन ऑफ द बॉयज। देखो आपको ये बॉयज दिख रहा होगा, लेकिन वास्तव में सब्जेक्ट के रूप में जो काम कर रहा है ये पूरा फ्रेज कर रहा है, लेकिन वास्तव में जो सब्जेक्ट है वो वन है, यानी कि वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक। जब भी ऑफ लगा हो, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो और उसके पहले यहाँ पर सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, तो ऑफ के पहले वाले सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट मिला वन, तो वन का मतलब इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, वाज नहीं लगेगा, नन नहीं लगेगा। आप कहोगे वाज भी लग सकता है, तो बिल्कुल सही है, वाज लग सकता है, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि इसमें पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है, जैसे स्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, बिफोर, एगो, है ना। तो अगर पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है तो यहाँ पर इज का ही प्रयोग होगा, यानी कि इज इंटेलिजेंट। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जाम, इसके साथ हैव लगेगा, हैज लगेगा, कि हैड लगेगा, कि वाज लगेगा। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि कोई भी इसमें पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है नहीं, तो जब पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है तो हैड ख़त्म हो गया, वाज ख़त्म हो गया। ऐसा एग्ज़ाम में देता है और बच्चे जो है परेशान होकर के लगा देते हैं। अब बच गया हैव और हैज। ये देखो मैंने बताया है कि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो और इसके पहले जो नाउन है या प्रोनाउन है इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ वर्ब सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, या नन ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ टू रहेगा ना, टू स्टूडेंट्स, तो इसके पहले या तो आइदर रहेगा या तो नाइदर रहेगा, जिसको हम ईदर या नीदर भी बोलते हैं। और इसका मतलब हुआ कि दो विद्यार्थियों में से प्रत्येक, यानी कि दो विद्यार्थियों में से प्रत्येक का मतलब हो गया कि एक। और अगर यहाँ पर नीदर रहता तो दो विद्यार्थियों में से कोई नहीं, इसका मतलब हो गया कि दो विद्यार्थियों में से एक, और नीदर रहता तो दो विद्यार्थियों में से कोई नहीं। तो दो विद्यार्थियों में से एक कहोगे तो भी सिंगुलर, और दो विद्यार्थियों में से कोई नहीं कहोगे तो भी सिंगुलर, और दो विद्यार्थियों में से ईच, प्रत्येक कहोगे तो भी सिंगुलर, और नन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों में से कोई नहीं कहोगे तो भी सिंगुलर। यानी कि ऐसे जानो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, या ईच ऑफ, या नन ऑफ। और इसके बाद अगर प्लूरल नाउन होता है तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा, यानी कि हैव गलत है, हैज सही है, यहाँ पर हैज रहेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखो, यानी कि ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ। यहाँ इसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि प्लूरल नाउन है तो भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अब नोबडी, देखो नोबडी मतलब होता है सिंगुलर। अब जितने इंडिफिनिट प्रोनाउन आएंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन हमने बताया है, अगर आपको पता नहीं है प्रोनाउन तो प्रोनाउन लाइव क्लास भी चला है, रिकॉर्डेड क्लास भी है, आप उसको देख लीजिए। यानी कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में सी से समवन समबडी, ई से एवरीवन एवरीबॉडी, ए से एनीवन एनीबॉडी, और नो से नो वन नोबडी। यानी कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर होगा तो डिनाई का प्रयोग नहीं होगा, डिनाइज का प्रयोग होगा। डिनाइड पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है इसलिए ये लगेगा नहीं। नन का मतलब कि कोई नहीं लगना है तो गलत है, यानी कि डिनाइज का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा।
क्यों डिनाइज का प्रयोग किया जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमने बताया सम वन समबडी, एवरीवन एवरीबॉडी, एनीवन एनीबॉडी और नो वन नोबडी, यानी कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द मनी, द परसेंटेज ऑफ मनी, देखो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा। तो एक चीज़ आप जान लो, अगर कहीं भी द परसेंटेज रहेगा तो वो सिंगुलर ही माना जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पर ऑफ द मनी यानी कि धन का परसेंटेज, यानी कि धन का प्रतिशत, यानी कि कितना प्रतिशत दिया है ये तो पता नहीं है, केवल परसेंटेज है, इसका मतलब कि ये सिंगुलर माना जाएगा। अगर 2% रहता, 3% रहता, 4% रहता, 10% रहता तो भाई हम सोचते कि ये प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ तो कोई परसेंट दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब कि ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। और वैसे भी मनी है तो मनी का कोई भी पार्ट, मनी जो है मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसका मतलब कि वर लगेगा नहीं, वाज लग सकता है, आर लगेगा नहीं, नन का मतलब ही नहीं है, इसका मतलब वाज लगेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वाज। इसको ऐसे समझो थोड़ा सा कि अगर मैं लिख दूँ 10% ऑफ द स्टूडेंट्स उपस्थित नहीं था, यानी कि विद्यार्थियों में से 10% विद्यार्थी उपस्थित नहीं था। तो यहाँ अब देखो ये 10% किया गया है ना, तो न्यूमेरिक एडजेक्टिव दे दिया गया है यहाँ पर, इसका मतलब ये एक से अधिक है। भाई 10 है तो एक से अधिक है, तो इसका मतलब यहाँ वर का प्रयोग होगा या आर का प्रयोग होगा, यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। बस समझ में आया? अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर परसेंट दिया रहेगा 1%, 2%, 1% रहेगा, 1% रहेगा तब तो सिंगुलर होगा। नहीं 2%, 3%, 4%, 5% या कितने भी परसेंट होता है तो हमेशा वो प्लूरल माना जाएगा। और जब प्लूरल माना जाएगा तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इट्स ओके। दिस इज वन ऑफ दोज पेन्स विच गिवन टू हिम। अब ये देखो, दिस इज वन ऑफ दोज पेन्स, आपको पहले भी बताया गया है कि ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है, जैसे दोज पेन्स यानी कि वो कलमों, यानी कि उन कलमों में से, ऑफ मतलब होता है में से, दिस इज वन यानी कि एक वह है, कि उन कलमों में से एक कलम जो, अब विच का जो प्रयोग किया गया है, थिंग के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, पर्सन के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ दोज पेन्स यानी कि उन कलमों में से वह कलम है जो गिवन टू हिम, उसे दिया गया, उसे दिया गया। अब दिया गया था कि दिया गया है, तो यहाँ देखो अगर देखा जाए तो वाज भी हो सकता है और इज भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इसमें पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है तो ऐसे में हमको पास्ट वर्ब लगाने से थोड़ा सा रुकना चाहिए, यानी कि वाज लगाना थोड़ा सही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इज लगाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी देखो इज का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसके पहले जो फ्रेज है या जो क्लाज है वो प्रेजेंट में है, और जब प्रेजेंट में रहता है तो दूसरा भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए, ये बेहतर होता है। वैसे अगर पहला क्लाज यानी कि प्रिंसिपल क्लाज अगर प्रेजेंट में है तो सब क्लाज को आप पास्ट में लिख सकते हो, लेकिन प्रेजेंट में भी लिख सकते हो। इसका नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रिंसिपल क्लाज पास्ट में है तो सब क्लाज पास्ट में ही होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेजेंट में है तो ज़रूरी नहीं कि वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इज सही होगा। अगर आप वाज भी लगा देते हो तो वाज भी सही होगा, लेकिन आयोग ज़्यादातर उसी को सही मानता है कि इसमें एडवर्ब कौन सा है, प्रेजेंट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है कि पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है कि फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, जैसे प्रेजेंट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब और फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। जैसे फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का मतलब हो गया कि आने वाला समय अगर रहेगा उसमें, जैसे टुमारो हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, तो ये फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। और प्रेजेंट
में जो है, जैसे टुडे हो गया, जस्ट नाउ हो गया, नाउ हो गया, तो ये प्रेजेंट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। और स्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर रहेगा, तो ये पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हो गया। तो अगर इसमें पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है तो पास्ट वर्ब को लगाने से आप थोड़ा हिचकें, रुके, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट में लगना चाहिए। ठीक है। ए व्हाइट एंड ए ब्लैक डॉग बार्किंग एट मी, मुझ पर भौंक रहा था। अब भौंक रहा था, ये देखो ये बार्किंग है ना, आईएनजी फॉर्म है, तो जब आईएनजी फॉर्म है तो हैड और हैज लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसका मतलब वाज लगेगा या तो वर लगेगा। लेकिन यहाँ देखो एंड से जो जुड़ा हुआ है, ये व्हाइट एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है और यहाँ पर नाउन है। तो जो एडजेक्टिव होता है, अगर इस तरह का कोई एडजेक्टिव है जो एंड से जुड़ा हुआ है और किसी एक के पहले, यानी पहले वाले के साथ ए, एन अथवा द का प्रयोग किया गया है और दूसरे वाले के साथ नहीं प्रयोग किया गया है, ध्यान से सुनना, एंड से जुड़ा हुआ दो एडजेक्टिव है या दो नाउन ही है, मान लो जो कॉमन नाउन है, अगर एक के पहले ए, एन, द का प्रयोग किया गया, दूसरे के साथ नहीं किया गया है, तो ये पूरा फ्रेज जो है सिंगुलर माना जाएगा। अगर दोनों के साथ ए, एन, द का प्रयोग किया गया है तो ये दो लोग माने जाएंगे, प्लूरल माने जाएंगे। ऐसे में आप देखो कि व्हाइट के पहले ए का प्रयोग हुआ है लेकिन ब्लैक के पहले नहीं हुआ है। इसका मतलब जो कुत्ता है ना वो एक ही है और जो कुत्ता है वो व्हाइट भी है और ब्लैक भी है, यानी कि चितकबरा है। तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर ये वाज का प्रयोग होगा। क्लियर हो रही है बात? थोड़ा ऐसे समझो कि अगर कोई, जैसे माई गार्जियन एंड अंकल केम टू माई स्कूल, तो माई गार्जियन जो थे वो अलग थे, वो मेरे दादाजी थे, और माई अंकल मेरे चाचा जी, दोनों लोग आए थे। लेकिन माई गार्जियन अगर रहेगा और यहाँ पर अंकल रहेगा तो इसका मतलब चाचा और गार्जियन एक ही हैं। हो सकता है पहली बार मैं गलत बोल दिया हूँ, तो इसको ऐसे समझो, अगर गार्जियन और अंकल है और केवल गार्जियन के पहले द का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब जो गार्जियन है वही मेरे चाचा हैं, जो मेरे चाचा हैं वही मेरे गार्जियन हैं, यानी कि एक ही पर्सन है। लेकिन अगर द गार्जियन लिखा गया है और फिर माई अंकल लिखा गया है तो फिर ये दोनों अलग अलग हो गए, यानी कि दादाजी हैं गार्जियन या कोई और है और अंकल अलग हैं, दो लोग आए हुए हैं। तो ऐसे ही समझो आप कि अगर यहाँ पर ए एंड द का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर नहीं हुआ है तो सिंगुलर माना जाएगा। अगर दोनों जगह प्रयोग किया गया है तो प्लूरल माना जाएगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर से वही आ गया, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट। अगर यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ ऑफ के बाद प्लूरल है तो यही सब्जेक्ट माना जाता है नन, और नन माने होता है कोई नहीं। अब कोई नहीं का मतलब कोई नहीं, यानी कि सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो इसके साथ वर लगेगा नहीं। हैज लग सकता है, हैव लगेगा नहीं। अब यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैज भी नहीं लगेगा, इसका मतलब वाज लगेगा। और यहाँ देखो पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब भी है तो 100% वाज ही लगेगा। क्लियर? मेनी ए मैन, अब मेनी ए मैन देखो, जब मेनी के बाद ए रहे और प्लस यहाँ सिंगुलर नाउन रहे तो ये हमेशा ये सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये वर्ब प्लूरल है, ये वर्ब सिंगुलर है, ये पास्ट में है। नन का मतलब कोई नहीं, तो गलत है पहले से ही, यानी कि वर्क्स लगेगा। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्क्स, यानी कि मेनी ए मैन वर्क्स हार्ड। द नेपाल इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मीन्स होता है परिश्रमी, यानी कि जो नेपाली होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, यानी कि परिश्रमी होते हैं। अब देखो जो नेपाली है ना, ये भाषा है, और जब किसी भी भाषा से पहले द का प्रयोग किया जाता है तो वो उस पूरे देश के जितनी जनता होती है ना, जो पब्लिक होती है, सबको डिनोट करने लगता है। यानी कि जो भाषा, जैसे द हिंदी अगर आप कर दोगे ना तो इसका मतलब पूरे भारत के लोग हो जाएगा। द इंग्लिश कर दोगे तो पूरे अंग्रेज हो जाएंगे, यानी कि ब्रिटिश के लोग हो जाएंगे। अगर द चाइनीज कर दोगे तो पूरे चाइना के लोग हो जाएंगे। यानी कि अगर किसी भाषा से पहले द का यूज होता है
तो वो प्लूरल हो जाता है, और जब प्लूरल हो जाता है तो इज लगेगा नहीं, आर है वाज लगेगा नहीं, वर और होते थे इसका मतलब अब नहीं होते हैं क्या, तो वर का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है नहीं, तो वर का भी प्रयोग नहीं होगा, इसका मतलब आर का प्रयोग होगा। क्लियर? तो यहाँ पर लगेगा आर। ठीक है। विलेज आफ्टर विलेज, अब रूइंड बाई फ्लड, यानी कि गांव 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 गांव, यानी कि विलेज आफ्टर विलेज। देखो यहाँ पर सिंगुलर नाउन हो और यहाँ पर प्रीपोजिशन हो फिर सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो प्रीपोजिशन हो फिर सिंगुलर नाउन हो, तो ऐसे में ये पूरा फ्रेज मिल करके जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये सिंगुलर माना जाएगा। इसका मतलब सिंगुलर माना जाएगा तो वाज हो सकता है, वर हो नहीं सकता, ईज हो सकता, आर हो नहीं सकता। लेकिन ये रूइंड बर्बाद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया जाता है नहीं, यानी कि बाढ़ के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है भी हो सकता है और जाता था भी हो सकता है, तो हम वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, ईज का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है। अगर पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब टेंस को सही से नहीं समझ पाए हो तो एक वीडियो है आओ टेंस खेलें, तो उसको ज़रूर देखिए, उसमें बहुत सही टेंस को बताया गया है कि वास्तव में कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। ठीक है। आई लाइक द पर्सन हु ऑनेस्ट, मैं पसंद करता हूँ उस व्यक्ति को हु, अब हु के बाद जो ईमानदार है, ईज हो सकता है, जो ईमानदार हैं, जो ईमानदार था, जो ईमानदार थे, तो वाज वर का प्रयोग हम नहीं करने जा रहे हैं, ईज या आर का प्रयोग करेंगे। तो हु सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन इसका जो एंटीसीडेंट है ना पर्सन है, और पर्सन का मतलब व्यक्ति है। अगर ये प्लूरल होता, पर्सन्स होता या पीपल होता तो ये फिर प्लूरल हो जाता, तो उसके हिसाब से आर लगता है, लेकिन पर्सन है इसका मतलब कि एक है, तो यहाँ पर ईज का प्रयोग होगा। यहाँ हु सिंगुलर है ना, हु सिंगुलर भी होता है, हु प्लूरल भी होता है। कैसे? जैसे अगर आप कहोगे हु हैव कम, तो इसका मतलब कौन कौन आए हैं, और इसी को अगर कर दोगे हु हैज़ कम, तो इसका मतलब है कि कौन आया है। क्लियर है? गांधी जी ए थिंकर एंड पॉलिटिशियन, गांधी जी एक विचारक और एक राजनेता, नो मोर अब नहीं है। यहाँ देखो गांधी जी है ना, और यहाँ एक थिंकर है, और यहाँ एक पॉलिटिशियन है, तो आप कहोगे एक पॉलिटिशियन, एक थिंकर, एक गांधी जी, तीन लोग हो गए। नहीं, यहाँ देखो कामा लिया गया है और यहाँ भी कामा लिया गया है। तो इस तरह से सब्जेक्ट के बाद अगर किसी अननेसेसरी फ्रेज को या अननेसेसरी नाउन को अगर जोड़ दिया जाता है, ऐसे दोनों तरफ से कामा लगा दिया जाता है, तो ये अननेसेसरी हो जाता है, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि सब्जेक्ट गांधी जी हैं तो गांधी जी हैं, यानी कि सिंगुलर है तो सिंगुलर है, तो इसके साथ ईज लगेगा, यानी कि नो मोर, क्योंकि पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है तो वर और वाज का प्रयोग नहीं होगा, और आर प्लूरल है तो नहीं होगा, ईज का प्रयोग होगा। तो ये वीडियो जो करेक्शन ऑफ द सेंटेंस पार्ट 2 है, इसको आपने देखा, अगर पहला नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, इससे मतलब 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रणाम।